आलू या फिर सनफ्लावर बना देंगे इन द चैट एंड देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक बहुत ही अवेटेड सेशन, है ना। बहुत ही टाइम से एक अवेटेड सेशन था बच्चों का कि मैम प्लीज हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराइए। तो भाई बेटा आपकी डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपकी सारी डिमांड बेटा हमारी सर आंखों पे। तो आ गए हैं बेटा आप सभी बच्चों के लिए लेके हमारी आज की ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का बायोलॉजी का लेक्चर। और लेक्चर के साथ साथ मेरी कॉफी भी आ गई है, थैंक यू सो मच भैया। चलो चलो, इसी की कमी लग रही थी एनर्जी का केक आ चुका है। तो एक बारी जल्दी से बता देंगे बेटा क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है? अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो सनफ्लावर बना दो, आलू चालू बना दो। वेरी गुड वेरी गुड, बना दी है बच्चों ने, ठीक है। चलो 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 ठीक है, स्टार्ट करें बेटा आज का सेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन, कुछ बातें हैं बेटा जो मुझे आप सभी बच्चों से करनी है और मुझे लगता है वो बातें करनी काफी जरूरी है ना। क्योंकि मैं ये जानती हूँ बेटा, जब ये साल स्टार्ट हुआ होगा, जब आप क्लास 9 से क्लास 10th में आए होंगे, तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आए होंगे कि ना जाने यार मेरी बोर्ड की क्लास है, मैं पहली बारी बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होऊंगा या होंगी, ना जाने क्या होगा। आप बहुत सारे बच्चों ने ऐसे सपने देखे होंगे कि हम साल के बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू कर देंगे, है ना। हम प्री बोर्ड 1 में हम इतने मार्क्स का टारगेट रख के चल रहे थे, प्री बोर्ड 2 में हम ये टारगेट रख के चल रहे थे, है ना। तो कुछ ना कुछ बेटा आप सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ क्या देखे होंगे, सपने देखे होंगे, राइट। बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करी होगी पूरा साल, बहुत सारे बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी शायद से वो मार्क्स नहीं अचीव कर पाए होंगे जो उन्होंने वो चाहे थे, वो सोचे थे। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इसको थोड़ा नीचे करो। आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ, थोड़ा नीचे, आई वांट टू सी द कंप्लीट फ्रेम, थोड़ा नीचे करो, पूरा फ्रेम दिखना चाहिए। एग्जैक्टली दैट्स इट, थैंक यू। या आई एम सो सॉरी यस, है ना। हाँ, तो बेटा मैं आपसे ना मैं सिर्फ 2-3 बातें करना चाहती हूँ हार्ट टू हार्ट, है ना। कुछ बातें होती हैं जो मुझे लगता है कि एक बच्चे को कई बारी ना मन करता है सुनने का, है ना। क्योंकि तुम पूरे साल बेटा तुमने मेहनत करी करी नहीं करी वो छोड़ दो, बट एक पॉइंट आता है जब बच्चा भी थक जाता है, जहाँ पे वो भी चाहता है कि यार हम जैसे तैसे करके कुछ कोशिश कर रहे हैं करने की, बट हमको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। होता है ना कई बार ऐसे कि यार हम अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके कई बार क्या कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, बट हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। कई बार ऐसा लगता है कि यार मम्मी पापा मेरी मेहनत देखते ही नहीं, मुझे एक्नॉलेज करते ही नहीं। कई बार ऐसे होता है ना, होता है ना। ठीक है, अब तुम्हें कोई बोले ना बोले, यार मेरी बात सुन लो। कोई भी बच्चा बेटा, है ना, जो इस साल पहली बार एग्जाम दे रहा है बोर्ड्स के, है ना, ठीक है, ऑब्वियसली तुम सब पहली बार अपने जीवन में बोर्ड्स के पेपर दोगे। बेटा तुम्हारी मेहनत कम है ज्यादा है, बट बेटा अपने आप के ऊपर विश्वास पूरा रखना। बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम्स आपके पास आ चुके हैं। इस टाइम पे बेटा आपकी मेहनत ही है जो कुछ बदलाव ला सकती है। एट द एंड ऑफ द डे बेटा क्या मैटर करेगा, आपने कितने एफर्ट डाले। मार्क्स जैसे आएंगे नहीं आएंगे बहुत बात की बात है, उन्हें छोड़ दो, वो बातें वो चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या ब्राइटनेस ब्राइटनेस कर रहे हो यार, क्या हो गया, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, क्या ये स्पैमिंग चल रही है? ब्राइटनेस कम है ज्यादा है मुझे बता दो, क्या दिक्कत आ रही है? व्हाट हैपेंड? हाई ब्राइटनेस, भाई स्टूडियोस चेंज हो गए हैं, तो मैं बता दूं, मैं हमारी जहां पहले क्लास होती थी अब वहां क्लास नहीं हो रही है, अब कहीं और क्लास हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा हाई ब्राइटनेस दिख रहा होगा। अब उसमें कुछ नहीं कर सकती, थोड़े हाई एंड हो गए हैं आज, तो पैसा आ गया गाइस अच्छे वाले स्टूडियोस में आ गए हैं हम लोग ठीक है, इसी से काम चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ज्यादा है कम, मैं कैसे कम कराऊं, मुझे नहीं आती है कम करनी। अब यही ब्राइटनेस रहेगी, ठीक है। क्लास की हमने ब्राइटनेस बढ़ा दी तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए इसलिए, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता, प्लीज आज से काम चलाओ, नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी यार तुम इस टाइम पे इन सब बातों में पढ़ना छोड़ दो, है ना। अब तुम्हें यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम क्लास में आ रहे हो, तुम्हारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए मैम ने आज जो क्वेश्चन कराएंगी क्या मुझे वो क्वेश्चन आते हैं, क्या मुझे नहीं आते। अब तुम्हारी प्रॉब्लम ये देखो, ब्राइटनेस, इतनी छोटी छोटी चीजों से तुम क्या हो रहे हो बेटा, अपने जीवन में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। क्या है ये बातें, इन सबसे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं जल्दी जल्दी फास्ट स्टार्ट करो, नहीं बेटा आज कुछ चीजें हैं जो मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी, जो मैं बोलना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली बेटा आप सभी को पता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पिछले 4-5 दिनों में जो नहीं होनी चाहिए थी। क्या वो हमारे हाथ में थी? नहीं। क्या अभी हम उसको बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं। एक सिंपल सी बात बोलूंगी बेटा, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाने का है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम पढ़ने का है। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मेक श्योर आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठे हैं। आपके पास कोई बेटा आपकी रफ नोटबुक या जो भी नोटबुक है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो वो होनी चाहिए। A4 साइज की शीट आपके पास जो भी है यार, जहां पे भी लिख सकते हो वहां आप उसको खोल के बैठ जाओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्या आपको पेपर का पैटर्न पता है? क्या आपको पेपर का पैटर्न पता है? हाँ, 39 क्वेश्चंस, ठीक है। उन क्वेश्चंस में बीच में इंटरनल क्या रहेंगे बेटा, ऑप्शंस भी रहेंगे, जहाँ पे और वाला ऑप्शन होता है या तो ये अटेम्प्ट कर लो या वो अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। टोटल 39 क्वेश्चंस रहेंगे। उन टोटल 39 क्वेश्चंस की जब हम बात करें बेटा, उसमें से लगभग बेटा जो आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे बेटा लगभग, ठीक है, वो क्या होंगे बेटा आपके
16 प्रॉपर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे एंड बाकी के 4 आपके असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। ANR टाइप के क्या रहेंगे बेटा, क्वेश्चंस रहेंगे। तो मेजर पार्ट ऑफ द जो आपका पेपर का रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप का रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में जी रहे हैं, इस वहम में जी रहे हैं कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को तो हम ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं भाई, ये 20 क्वेश्चंस जो है ना बेटा, ये आपके किताब के एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो, क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है जीवन में कि हमें कोई, है ना, कोई XYZ कोई शीट पकड़ा दे, है ना, जिसको तुम चिट बोल देते हो, है ना कुछ भी बोल देते हो। मैं बोलना नहीं चाहती कुछ ऐसी चीजें, बट क्या हम सिखा रहे हैं यार बच्चों को कि ये तुम 50 क्वेश्चन पढ़ लो, इन्हीं 50 क्वेश्चन में से पेपर आएगा। यार एनसीईआरटी ने तुम्हारा सिलेबस डिजाइन किया है, कुछ सोच के किया है ना, यही सोच के किया है ना कि बच्चा 9th-10th में ये पढ़ेगा, फिर 11th-12th में जब वो जेई नीट किया किसी भी चीज की तैयारी करेगा उसके लिए ये चीज काम आएंगी। तुम्हें हर चीज एडवांस में ही क्यों पता लगानी है यार, पेपर बनता है किताब में से, टीचर पढ़ाता है किताब को, तो इंपॉर्टेंट है। हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। बहुत आसान है यार, कोई भी टीचर यार जो 5, 6, 7 साल से पढ़ा रहा है उसके लिए बहुत आसान होता है। रहे हैं बेटा हम आज का सेशन टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट बायोलॉजी। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि आप मेक श्योर करना आप पार्टिसिपेट करो विद द हेल्प ऑफ पोल्स, एंड फिर उसके बाद हम ढेर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जिसमें तुम्हारे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जिसमें से तुम्हारा पेपर आ सकता है। राइट, आई हैव टू डू इट, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, बिकॉज तुम जैसे हजारों लाखों बच्चे भाई डिपेंडेंट है मेरे ऊपर के मैम हमें कुछ कराएंगे और वो पेपर में आएगा, वो तो आएगा यार। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। सो पहली बात आज हम क्या करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन है बेटा, ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एटीपी इज प्रोड्यूस्ड विद फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स इन दिस रिएक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एटीपी मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, क्या कह रहा है मैम, पहले तो क्वेश्चन को समझना, ये क्या है, एक बहुत बड़ी जंग है। वो ये कह रहा है कि भाई देखो, जब हमारे ग्लूकोज को सेल के अंदर ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीडाइज का मतलब यहाँ पे है कि जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं सेल के अंदर, तब क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब वो ये कह रहा है कि ये एटीपी का मैक्सिमम एटीपी का फॉर्मेशन कब होता है, मैक्सिमम एटीपी का फॉर्मेशन कब होता है बेटा, ये आप बताओगे, एंड स्टार्टिंग विद द पोल। ठीक है, अगर आपको लगता है आंसर 1 है, अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, टाइप्स हैं। बट जब हम बात करते हैं ह्यूमन सेल्स की, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सो दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, ज्यादा एनर्जी बनती है। तो आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। 97% बच्चों ने आंसर सही दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 2024, 23, 2022, 20 हर साल बेटा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, जहां पे पूछा जाता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की, वो किसकी वजह से होती है। अब देखो बेटा, आपको इस बात को समझना होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम यही लाइन लिखी आ जाएगी। बात यहाँ पे ये है कि यही कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइड हो जाती हूं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्या है बेटा, आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हो गया ऑप्शन 2, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आपके सैंपल पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो कह रहा है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के पास पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ आयोटा, तो बेटा वो कौन से चेंबर की मदद से पहुंचाया जाता है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। यहां पे बेटा मैं बना देती हूं ह्यूमन हार्ट, ठीक है, यहां पे हम बना देते हैं ह्यूमन हार्ट, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना है, पहुंचाना है, तो
कौन सा पार्ट पहुंचाएगा? देखो बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कौन डील करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है हमारा लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब बेटा ब्लड को रिसीव करने का काम किसका होता है? लेफ्ट एट्रियम का, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करके किसको दे देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को। एंड इट इज एक्चुअली द लेफ्ट वेंट्रिकल जो क्या करता है? इस ब्लड को प्रोवाइड करता है किसको? आयोटा को, राइट। और आयोटा क्या है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, और यही आर्टरी जो है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। अब बेटा जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ही जोर से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो प्रेशर बनता है ब्लड का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा? इट इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा, सही आंसर होगा एज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते कि चलते हुए आ गए हम एक और क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस इन हर्बीवोर्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज? वो कह रहा है जब हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं तो हर्बीवोर्स क्या हो गए बेटा? वो एनिमल्स जो क्या कर सकते हैं? जो प्लांट बेस्ड डाइट रखते हैं। अब प्लांट बेस्ड डाइट रखने वाले जो ये गाय, भैंस, बकरी होते हैं, ये क्या कर सकते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में इसमें से कौन सी चीज मदद करती है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें से लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? प्लांट्स को खाते हैं। अब प्लांट्स को खाने वाले ये एनिमल्स जैसे कि बेटा काउ, गोट, डियर, ये सब हो गए, ये क्या कर सकते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब सेल्यूलोज जो है बेटा इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अब क्योंकि इनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है इसलिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत लंबा होता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे बेटा। हमने दो चीजें हैं यहाँ पे, व्हेन वी टॉक अबाउट herbivores and when we talk about carnivores, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेपर में बेटा घुमा फिरा के इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है। हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होता है? लंबा होता है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और कार्निवोर्स जैसे कि बेटा लायन, टाइगर हो गए, अगर हम उनके स्मॉल इंटेस्टाइन को कंपेयर करें विद हर्बीवोर्स, वो क्या होता है? शॉर्टर होता है इन द लेंथ। प्लीज बेटा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, घुमा फिरा के इस पे से क्वेश्चन बनेगा। क्या बेटा हर्बीवोर्स की अडेप्टेशन क्या है? कि उनका स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। अगेन बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। There was a cerebellar dysfunction in a patient. Which of the following activities will get disturbed in the patient as a result of this? वो कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसका क्या ढंग से काम नहीं कर रहा है भाई? उस बंदे का सेरिबेलम ढंग से काम नहीं कर रहा है, सेरिबेलम ढंग से काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शनल हो गया है। तो अब उस व्यक्ति क्या क्या चीज ढंग से काम नहीं कर पाएगी, आपको ये बताना है। सलाइवेशन, हंगर कंट्रोल, पोस्चर इन बैलेंस, ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं होगा, क्या दिक्कत आएगी? बैलेंस। तो सेरिबेलम वो पार्ट है जिसकी मदद से क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, है ना। हेरिडिटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 आपके पेपर में पिछले साल क्वेश्चन भी आया था। ये एक क्रॉस किया गया किसके बीच में? वायलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर पी प्लांट्स के बीच में। उसके बाद जो F2 प्रोजेनी आएगी आपको ये बताना है, वहां पे ये वाले और ये वाले प्लांट्स किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे। भाई देखो समय ले लो, पूरा 1 मिनट ले लो, बट आंसर सही बताना प्लीज प्लीज। जो क्वेश्चन आया था उसमें कहा कि उन्होंने क्या बताया बेटा? उन्होंने बताया कि हमने भाई क्या लिए? हमने 2 पेरेंट पी प्लांट लिए, हमने 2 पेरेंट पी प्लांट लिए, ठीक है। जिसमें कि एक पेरेंट क्या था? एक पेरेंट ऐसा था जिसके क्या थे? वायलेट फ्लावर्स थे, ठीक है। जिसमें क्या थे? वायलेट फ्लावर्स थे, और उसका जीनोटाइप भी बताया है, कैपिटल वी कैपिटल वी। उसके अलावा उन्होंने एक और पी प्लांट लिया बेटा जिसके अंदर क्या थे? जिसके अंदर व्हाइट फ्लावर थे और उसका जीनोटाइप बताया स्मॉल वी स्मॉल वी। भाई देखो अगर तुम सोच रहे हो मैं ऐसे ऐसे करके आऊंगा बड़ा कूल बन जाऊंगा, भाई गलती हो जाएगी। तो प्लीज बेटा थोड़ा कोशिश करो कि कुछ इस तरीके से पहचान बना लो कैपिटल की स्मॉल की। उसके बाद बेटा उसने इतना चीज लिख के छोड़ दिया और फिर कहा बताओ पेपर में भाई क्वेश्चन क्या पूछा पहले ये समझ लो। फिर उसने कहा इतनी चीज लिख के छोड़ दिया, फिर उसने कहा कि बताओ F2 जनरेशन के अंदर ये वाले और ये वाले प्लांट्स किस रेशियो के अंदर प्रेजेंट होंगे। उन्होंने ये बात पूछी है। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी मैम क्वेश्चन समझ आ गया। चलो अब देखते हैं बेटा, ठीक है बेटा। इस प्लांट के गैमीट्स बना लो। इस प्लांट के गैमीट्स हो गए कैपिटल वी,
इस प्लांट के गैमीट हो गए स्मॉल वी, गैमीट्स की फ्यूजन करा देंगे जी, गैमीट्स की फ्यूजन करा दी, यहां से बेटा कैपिटल वी आया, यहां से स्मॉल वी आया, ये कंडीशन क्या कहलाएगी मैम? ये कंडीशन कहलाएगी हेट्रोजाइगस कंडीशन। और इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स होंगे कैसे होंगे? वायलेट। प्लांट्स के अंदर फ्लावर कैसे होंगे भाई? वायलेट। ठीक है, अब बेटा ये हमने क्या बनाया? ये हमने बनाई है F1 जनरेशन, क्वेश्चन में पूछा है F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? F2 जनरेशन बनाने के लिए हम करेंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या करते हैं? हम F1 को दोबारा F1 के साथ ही क्रॉस कराते हैं। सेल्फिंग का मतलब क्या पढ़ाया था? F1 को F1 से क्रॉस कराना, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं कैपिटल V स्मॉल v क्रॉस कैपिटल V स्मॉल v। ठीक है, अब इनके गैमीट्स बनवा दो भाई, इनके गैमीट्स बना दो। यहाँ पे कैपिटल V स्मॉल v दो तरीके के गैमीट्स, यहाँ पे कैपिटल V स्मॉल v दो तरीके के गैमीट्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे भाई? यहाँ पे हम बनाएंगे डब्बा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? कहाँ बनाऊं? ये हटा दूं, ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे डब्बा। डब्बा बोले तो पनेट स्क्वायर, ठीक है, डब्बा बोले तो पनेट स्क्वायर। एक तरफ गैमीट लिख दो, इस तरफ भी गैमीट लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, ठीक है, समझे? चलो देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ से कैपिटल, यहाँ से कैपिटल, कैपिटल V कैपिटल V, यहाँ से कैपिटल, यहाँ से स्मॉल, कैपिटल V स्मॉल v, यहाँ से स्मॉल, यहाँ से कैपिटल। तो भाई पहले क्या करोगे बेटा? कैपिटल लिखोगे, बाद में स्मॉल लिखोगे। डोमिनेंट को हमेशा पहले लिखते हैं, स्मॉल एंड स्मॉल, तो दोनों स्मॉल v। अब मुझे ये बताओ भाई, ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा वायलेट। ये कैसा दिखेगा? ये भी दिखेगा वायलेट। ये कैसा दिखेगा? ये भी दिखेगा वायलेट, ठीक है। ये प्लांट के फ्लावर्स कैसे दिखेंगे? व्हाइट, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन जो आया था उसने कहा था कि आपको ये बताना है कि ये वाले और ये वाले किस रेशियो में प्रेजेंट हैं। मुझे एक बार बता दो क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ऐसे वाले कितने प्लांट्स हैं? 4 में से तो एक ही है, जल्दी बताओ। पेपर में क्वेश्चन आया है, पूछा है उसने कि कैपिटल वी रेशियो बताना है स्मॉल वी, तो कैपिटल वी वाला एक रेशियो, स्मॉल वी वाला भी एक, तो 1:1 का रेशियो होगा। राजा बेटा जी क्या आंसर किया है तुमने? देखते हैं कितने बच्चों की गई भैंस पानी में कितने बच्चों ने कर दिया सत्यानाश। अरे बाप रे, तो बहुत कम बच्चे हैं मुझे पता है, ठीक है। देखते हैं भाई, देखते हैं ऑप्शन सी कितने बच्चों ने सही आंसर किया है। देख के करने हैं क्वेश्चंस, देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये वाले और ये वाले का रेशियो बताओ बस, ठीक है। याद रखना, याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है बेटा। इनकरेक्ट का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है बेटा। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 30 सेकंड बहुत है, जल्दी से रीड करो, क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। आपको गलत स्टेटमेंट चूज करनी है, यानी कि यहाँ पे 4 में से 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? प्लांट्स वाला। वो 1% लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जो उसको सोर्स से मिल रही है। भाई हमने पढ़ा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो केवल 1% एनर्जी को यूज करके क्या कर लेते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस कर डालते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो तो ट्रू दिख रही है मुझे। अब बेटा यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द एनर्जी अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं बेटा। रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट सब बेटा वो क्या कर लेते हैं? अपने लिए यूज कर लेते हैं। और केवल 90% ही क्या होती है? आगे जाती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि वो खुद के लिए 10% रखते हैं और बाकी की जो 90% है, बाकी की 90% वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, लगता है इन्होंने 10% लॉ नहीं पढ़ा है। 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है भाई मेरे पास जितनी भी है उसका 90% तो मैं खुद ही यूज करूंगा या फिर हीट की फॉर्म में लूज कर दूंगा, आगे वाले को केवल 10% दूंगा। अपने लिए चाहे बर्बाद कर दूं, दूसरे का भला नहीं करने का, आगे केवल 10% भेजने का, ठीक है। तो ये तो कतई ही गलत हो गया भाई साहब जी, आया तो गलत हो गया। अरे मोरी मैया गलत हो गया, ये तो फॉल्स है। इट ट्रांसफर्स ओनली 10% ऑफ द लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। वो कह रहा है लाइट एनर्जी से जितनी भी एनर्जी मिली थी उसका केवल 10% ही आगे जाता है। तो ये भी क्या हो गया भाई? ट्रू हो गया। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट आंसर है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, वो क्या क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा डीकंपोजर्स के ऊपर है, याद रखना। डीकंपोजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर एनवायरनमेंट चैप्टर का, ठीक है। आर एनवायरनमेंट चैप्टर में से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक 10% लॉ का है, एक डीकंपोजर्स का है। क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके बोर्ड के पेपर में, ठीक है। चलो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से क्या काम नहीं होता डीकंपोजर का, ठीक है। डीकंपोजर इसमें से क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, ठीक है भाई। सॉइल के अंदर नेचुरल रिप्लेनिशमेंट तो करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को तो दोबारा से डालने में मदद करता है, वेस्ट को भी डिकम्पोज करने में मदद करता है, जो मरे गले सड़े हुई चीजें होती हैं उनका भी ब्रेक डाउन तो देखो वो करता ही है,
ठीक है, वेस्ट को डिकम्पोज करता ही है। ठीक है, जो सॉइल के अंदर क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको नेचुरल तरीके से दोबारा से क्या करता है, ले आता है, उसको बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, उनको बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट। तो सॉइल के अंदर दोबारा से बेटा जो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आयरन है, उन सबको वापस लेकर आता है नेचुरल तरीके से। कौन, डिकम्पोजर, ये सब वो कर रहा है भाई। ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में डालने का काम डिकम्पोजर का नहीं है, बताओ किसका है। मैम ये तो प्लांट करते हैं ना, जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो भाई वो वेस्ट की तरह छोड़ देते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में। तो इट इज एक्चुअली डन बाय प्लांट्स, नॉट डिकम्पोजर्स। तो आंसर यहां पे क्या होगा बेटा, ऑप्शन 2 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन टाइप का बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समय दे रही हूं 45 सेकेंड, सोच समझ के आंसर करना, अंधों की तरह नहीं। ठीक है, भगवान ने दिमाग दिया है, आंख दी है, कृपया करके उसका सही प्रयोग करें। और हम हो रहे हैं साइड में, नहीं तो बच्चे क्या, मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, जर्म सेल की। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जर्म सेल की। जर्म सेल का मतलब हो गया गैमीट्स। अगर हम गैमीट्स को अपने नॉर्मल बॉडी सेल से क्या करें, कंपेयर करें, तो क्या फर्क मिलेगा, फर्क ये मिलेगा कि जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड, और जो नॉर्मल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड। क्लास में पढ़ाया है, हाँ जी पढ़ाया है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लें, तो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, जल्दी से बता दो एक बारी, जल्दी बता दो बेटा। अगर 5-6 मिनट का वक्त लग जाए, बट सुनना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनते जाओ, देखो ध्यान से सुनना बेटा। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं जर्म या गैमीट्स। बेटा वो सेल्स जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, भाई वो बने ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। उनसे पूछो तुम क्या करते हो, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जी। कौन से सेल्स की बात हो रही है, कौन से सेल्स की बात हो रही है, मेरा फोन क्यों बज रहा है भाई, स्पैमर्स, तुम मेरे फोन सेल्स को हम जर्म सेल्स या गैमीट्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पर्म सेल की एंड एग सेल की। सुनते जाओ, स्पर्म सेल एंड एग सेल, मेल बॉडी के अंदर स्पर्म सेल, फीमेल बॉडी के अंदर एग सेल या ओवम। ठीक है, इनका काम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। अब इनके अलावा बेटा जो भी सेल बच गए ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं है किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है बेटा, हमारी स्किन के सेल्स हो गए, बोन के सेल्स हो गए, मसल के सेल्स हो गए, हार्ट के सेल्स हो गए, किडनी के सेल्स हो गए, दे हैव नथिंग टू डू विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे सेल्स बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। देखो, जब हम बात करते हैं सोमैटिक सेल्स की, हमारी बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, है ना, स्पर्म एग को छोड़ के, उन सब के अंदर बेटा टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम एक्चुअली पेयर में होते हैं, इसलिए इनको 23 पेयर बोल दिया जाता है। अगर हम बात करें बेटा स्पर्म सेल की, ठीक है, टोटल ही 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम एग सेल की बात कर होते हैं। ठीक है, अब बेटा पेपर में क्वेश्चन जो आया है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो नंबर होता है क्रोमोसोम का, एक हमारे नॉर्मल सेल में और एक जर्म सेल में वो सेम नहीं होता। भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। यहाँ पे टोटल 46 है, यहाँ पे 23 है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि दो जर्म सेल्स जब कंबाइन होते हैं, जब एक एग सेल एक स्पर्म सेल के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, तो वो रिस्टोर होके जो नॉर्मल नंबर है क्रोमोसोम का वो रिस्टोर कर देता है। स्पर्म और एग एक दूसरे से फ्यूज होंगे, क्या बनेगा, जाइगोट क्रोमोसोम होंगे।
23 यहां से आए, 23 यहां से आए, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर क्या रिस्टोर होगा? 46। इसीलिए 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर। तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और ये इसकी करेक्ट है बेटा। बढ़िया क्वेश्चन है। आर एनवायरमेंट चैप्टर से आपके सैंपल पेपर में बेटा क्या है, क्वेश्चन आया है, if the lions are removed from food chain it will not affect the food chain, however if the plants are removed from a food chain it will disturb the ecosystem। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट व्हाइल लायंस आर कंज्यूमर। ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दी गई है? आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है। और आपको पहले ये पता लगाना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स। कि यार ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। देखो बेटा, एक फूड चेन है, ठीक है, मान लेते हैं फूड चेन क्या है, मान लेते हैं फूड चेन ये है कि हमारे पास फूड चेन में से मैंने क्या कर दिया, अगर मैं लायंस को हटा दूं तो क्या फूड चेन पे कोई फर्क पड़ेगा? भाई अगर लायन चले भी गए सारे इकोसिस्टम में से, क्योंकि क्या फर्क पड़ेगा? प्लांट अपना खाना बनाता रहेगा, डियर उसको खाता रहेगा, खत्म। ठीक है। बट अगर मैं प्लांट्स को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो पूरी फूड चेन क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई अगर प्लांट हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो यस पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होगी, क्योंकि प्लांट खाना नहीं बनाएंगे, प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो डियर क्या खाएगा, और डियर को कुछ नहीं मिलेगा तो डियर मर जाएंगे, डियर मर जाएंगे तो लायन भी भूखा मर जाएगा। यानी कि जो ये पहली स्टेटमेंट है, असर्शन, ये साबित हो जाती है ट्रू। रीजन कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं यूजिंग सनलाइट, वाइल जो लायंस होते हैं वो क्या होते हैं, लायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये सही हो गया, जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर होते हैं, ट्रू, और वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से, और जो लायंस होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। ये भी क्या हो गई बेटा? सही स्टेटमेंट हो गई। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू साबित हो गई। अब बेटा क्या ये इसको जस्टिफाई कर रही है? भाई बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है। हमने बेटा ऊपर बोला कि अगर हम प्लांट को हटाएंगे तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होगी, तो ये बात सही है। क्यों पूरी फूड चेन क्यों डिस्टर्ब होगी? क्योंकि प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। बट अगर हम लायन को हटा दें, लायन तो कंज्यूमर है भाई, वो भी लास्ट वाला। ठीक है, हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन डी। तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है पर्सनली, मैंने बहुत बार ये कराया है क्लास में। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के, सोच विचार के बेटा ये क्वेश्चन का आंसर करना। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसकी जो अंदर वाली वॉल होती है उस पे इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको विलाय बोलते हैं। सही बात है। और विलाय में क्या होता है? बहुत सारा ब्लड होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ए यहाँ पे क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब ये कह रहा है जो विलाय होते हैं इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, ट्रू। ये कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रू। और ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फूड में। बेटा सामने होती ना तो पर्सनली थप्पड़ मार के जाती हूँ तो मैं ये पढ़ाया था क्लास में। डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है विलाय। किस चीज में हेल्प करता है विलाय? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। विलाय का काम डाइजेशन का है या एब्जॉर्प्शन का है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का है काम। किसका? विलाय का। क्या लिख रहा है ये? डाइजेशन ऑफ फूड। गलत, फॉल्स हो गई। ए ट्रू, आर फॉल्स। क्या आंसर होगा? ऑप्शन 3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए। एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने का जो प्राइम एजेंडा था वो ये था, आपको ये बताना, आपको ये दिखाना कि देखो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं बोल रही हूँ, सुनते जाओ, बाद में मत बोलना मैम आपने नहीं बताया इंपॉर्टेंट है ना। इनके ऊपर क्वेश्चन, चाहे वो विलाय का क्वेश्चन हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ का क्वेश्चन हो। ठीक है। रेस्पिरेशन में बेटा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन हो गया। एनारोबिक एरोबिक का में कुछ ना कुछ डिफरेंस निकाल के आपको लैक्टिक एसिड के ऊपर, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। उसके अलावा बेटा हम बात करें अगर ट्रांसपोर्टेशन में डबल सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हार्ट के किसी चेंबर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड, सिंगल सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। जाइलम फ्लोएम की मदद से जो भी क्या होता है बेटा, फूड का, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, सुन लो। ठीक है। एंड उसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है।
इसके अलावा आपको मैं बताऊं प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बेटा अभी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। हेरिडिटी में बेटा वही मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आपको या तो कोई एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हेरिडिटी में बेटा 10% लॉ हो गया, डीकंपोजर हो गया, ओजोन लेयर के ऊपर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो फटाफट आगे चलते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो तो एक बारी जल्दी से आग लगा दो। स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। देखो बेटा अब ऑब्वियसली आप सभी बच्चे यहाँ पे सभी क्वेश्चन को आंसर तो पूरा यहाँ नहीं लिख सकते, राइट। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ बेटा जब हम अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी मेन पॉइंट है वो आप चैट में लिख दो। तो क्वेश्चन है 2020 2024 दोनों में आया, पेपर में क्या आया बेटा, पूछा गया कि आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है इसका क्या रोल है। अब आप बेटा पूरा आंसर तो चैट में नहीं लिख सकते, बट आप ये तो बता सकते हो ना कि ट्रिप्सिन का क्या रोल है। भाई तुम ये बता सकते हो कि ट्रिप्सिन का काम, किसका काम क्या है, लाइपेज का काम है इमल्सिफाइड फैट को और तोड़ना, यानी कि डाइजेशन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, समझ गए, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, इस तरीके से आप अपना आंसर लिखें कि ठीक है ट्रिप्सिन है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, इनके अंदर ब्लड पाया जाता है, लिम्फ तो हटा दो भाई तुम्हारे काम का नहीं है यहाँ से, लिम्फ इनके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से क्या होता है बेटा, जिसकी मदद से वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ब्लड में चला जाता है हमारा फूड, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चलेंगे बेटा। 2024 लास्ट ईयर बेटा पेपर में क्या था, क्वेश्चन आया था, पूछा था कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि बात हो रही है हेमोग्लोबिन की, हमारी बॉडी को हेमोग्लोबिन की जरूरत क्यों है। हेमोग्लोबिन एक्चुअली में किस काम आता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हमको हेमोग्लोबिन की जरूरत क्यों है, हमको हेमोग्लोबिन किस लिए जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक नहीं दो नहीं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। अब इतने सारे सेल्स तक अगर ऑक्सीजन को हम डिफ्यूजन की मदद से पहुंचाएंगे तो बहुत ही धीरे जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बताएंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, वहां पे डिफ्यूजन की प्रक्रिया क्या है, बहुत स्लो रह जाएगी अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना है टू ईच एंड एवरी सेल। तो ईच एंड एवरी सेल तक अगर हमें एफिशिएंटली सप्लाई करानी है, ट्रांसपोर्ट करानी है किसकी, ऑक्सीजन की, तो हमको इसलिए क्या जरूरत पड़ती है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट है। आपको यहाँ पे 2 मार्क्स में बेटा आधे मार्क्स का बेटा ये क्या हो गया, पार्ट हो गया, आपको ये बताना है कि इसकी वजह क्या है। अब इस तरीके के क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएंगे। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट है गले में, क्योंकि बेटा वो हमारे एयर पैसेज को कोलैप्स होने से बचाते हैं। लंग्स के पास क्या होता है बेटा, हमेशा कुछ ना कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है। अगर बेटा हमने सारी की सारी एयर बाहर निकाल दी तो फिर तो सारी की सारी ऑक्सीजन खत्म बॉडी में से, तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, सो दैट कहीं हम कट ना ले, है ना। तो हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब वो ये कह रहा है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर हवा भरती है। लंग्स के अंदर हवा कहाँ भरती है, एल्वियोलाई में भरती है। एल्वियोलाई में हवा भरती है तो जो हमारे चेस्ट की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है। चेस्ट की वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो डायफ्राम को धक्का लगता है। जब डायफ्राम को धक्का लगता है, देखो है ना, लंग्स में हवा भर गई। अब यहाँ पे लंग्स जब हमारे क्या हुए, एक्सपैंड हुए, फैले, तो उन्होंने डायफ्राम को धक्का मारा और डायफ्राम क्या हो गई, फ्लैट हो गई, और हमारे रिब्स क्या हो गए, ऊपर हो गए। जो वॉल है एल्वियोलाई की, उन पे क्या पाया जाता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क पाया जाता है ब्लड वेसल्स का। आपको बताना है क्यों, क्योंकि बेटा एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई इज एक्चुअली द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वही जगह है जहां पे क्या होगा, गैस, इसीलिए वहां पे ढेर सारा क्या है, नेटवर्क पाया जा रहा है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, आगे बात समझ। तो बेटा यहाँ पे एक्सचेंज
कब हो पाएगा? जब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकल के कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों नीडेड है, क्योंकि बॉडी का साइज बहुत बड़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कराने के लिए। ठीक है, और डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए वहां पे जरूरत पड़ती है। कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर बनी रहे। ठीक है, इनहेल करते हैं, ठीक है, तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होने की वजह से लंग्स भर जाते हैं और डायफ्राम नीचे जाता है। एल्वियोलाई में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स क्यों है? क्योंकि बेटा वहां पे क्या कराना है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराना है। पीडीएफ में लिखे हुए हैं। अब मेरी बात सुनो, ये सभी जो बेटा आंसर्स है ये आपको पीडीएफ में ऐसे के ऐसे मैं प्रोवाइड करा दूंगी। इसका जो पीडीएफ है इसी वीडियो के पिंड कमेंट में मैं अटैच करा दूंगी, तो उस चीज का बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। अभी सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि आपको क्या करना है। नेम 4 सब्सटेंसेस व्हिच आर रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में आया है। अब इस तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले किडनी में बना, किडनी से यूरेटर में गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ और यूरेथ्रा की मदद से बाहर निकाल दिया। पूरा पाथवे बता दिया यहाँ पे। उसके बाद बेटा हमारे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है उसमें से कुछ चीजों को वापस बुला लिया जाता है जो हो सकता है हमारी बॉडी के लिए काम की हो, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है और बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर द नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 पेपर में क्वेश्चन आया, मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम बताएंगे डबल सर्कुलेशन मतलब जहाँ पे ब्लड क्या करता है, हार्ट में 2 बारी जाता है एक साइकिल पूरा करने के लिए, ऐसे सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसमें 2 पाथवेज होते हैं बेटा, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन बेटा हमारे हार्ट और बॉडी टिश्यूज के बीच में चलता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन बेटा हमारे हार्ट और लंग्स के बीच में चलता है। भाई ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से बॉडी पार्ट्स सुनना। अरे क्या हुआ? ठीक है, सुनना भाई, सुनना, ध्यान से सुनना। लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया पहली बार, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के आयोटा की मदद से बॉडी पार्ट्स में गया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट बारी जब क्या हुआ, हार्ट के अंदर ब्लड की क्या हुई, एंट्री हुई। ठीक है, चलो बॉडी पार्ट्स को क्या मिल गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, बदले में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी ब्लड के अंदर। ब्लड क्या हो गया है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा कहाँ ले जाएगी, वेना कावा इसको ले जाएगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को दे देगा। राइट वेंट्रिकल कह रहा है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मुझे नहीं चाहिए, तो राइट वेंट्रिकल भी इसको बाहर भेज देता है और कहाँ ले जाता है इसको, टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, एंड यहां से वापस क्या हो जाता है बेटा, सेम प्रोसेस, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है, बदले में ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। यहां से ब्लड चालू हुआ, वापस यहां आया, ये इसका एक चक्कर है ना, ये इसका एक चक्कर है। यहां से शुरू करके वापस यहीं पे आया, मतलब ये इसका एक चक्कर है। अब इसको अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए हार्ट के अंदर कितनी बारी जाना पड़ा, यहां से शुरू हुआ, पहली बारी आया हार्ट में, ठीक है, फिर निकला हार्ट से, फिर दूसरी बारी आया हार्ट में, फिर सेकंड टाइम आया हार्ट में कि नहीं आया, हाँ जी आया, और फिर दोबारा कहां चला गया बेटा, लंग्स में चला गया। तो यहां पे बेटा हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, हार्ट के अंदर 2 बारी ब्लड जा रहा है, सो दैट इज व्हाई डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में हम एक चीज देखेंगे जिसको हम बोल रहे हैं क्या, जिसको हम बोल रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स। यहां पे देखो बेटा, ध्यान से देखना, इस चीज को देखना, समझने की कोशिश करना, इस चीज को समझने की कोशिश करना।
यहां से ब्लड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स को दी, लंग्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची तो लंग्स ने एक्सेल आउट कर दी, इनहेल करने पे ऑक्सीजन लंग्स के अंदर गई, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में गई, तो अब ब्लड यहां से ऑक्सीजनेटेड हो गया और दोबारा हार्ट में आ गया। ये जिस पार्ट को बेटा मैंने येलो येलो कर दिया है इसी को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें हम क्या देखने को मिलते हैं, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से दोबारा हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से दोबारा हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से दोबारा हार्ट में। तो इस सर्कुलेशन को बेटा, इसी सर्कुलेशन को नाम दिया गया है पल्मनरी सर्कुलेशन, इसी को नाम दिया गया है पल्मनरी सर्कुलेशन। हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट। ठीक है, चलो दूसरा सर्कुलेशन देखो बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट से ब्लड निकला ऑक्सीजन वाला, बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन ले ली, बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन के बदले क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो गया है। अब क्या हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहां जा गया, हार्ट से ब्लड निकला, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से दोबारा हार्ट, हार्ट से ब्लड निकला, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से दोबारा हार्ट। तो यहां पे बेटा जो सर्कुलेशन हमारे हार्ट एंड बाकी के बॉडी पार्ट्स के बीच में चल रही है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बार बार क्यों एम्फेसाइज करके मैंने बताया, ठीक है, ये बार बार मैंने एम्फेसाइज करके इसलिए बताया क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पेपर हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से लेके हार्ट, समझ आया? जल्दी बताओ, जल्दी एक बारी हार्ट बना दो कि हमने राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की सेपरेशन क्यों की हुई है। बेटा सेपरेशन किसकी मदद से करी है, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को हमने किससे सेपरेट किया है, जल्दी बताओ क्या नाम है उस पार्ट का। भाई मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, आई नीड आंसर। किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट किसके साथ डील करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। राइट साइड ऑफ द हार्ट किसके साथ डील करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। इसकी ट्रिक भी बताई थी क्लास में बेटा, इसकी ट्रिक बताई थी, इसकी ट्रिक बताई थी, है ना। जो हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड है वहां पे कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, एंड जो हमारे हार्ट का राइट साइड है वहां कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। दीवार बनाने की जरूरत ही क्यों है, व्हाई वी नीड दीवार इन बिटवीन, वी नीड दीवार इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, बिकॉज अगर लेफ्ट साइड का ब्लड राइट में चला गया, राइट साइड का ब्लड लेफ्ट में चला गया तो ढेर सारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिक्स हो जाएगी। अब आपस में अगर ये सारा ब्लड क्या हो गया, अगर ये मिक्स हो गया तो प्रॉब्लम ये होगी जो ऑक्सीजन सही मात्रा में हमारे सेल तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या दिक्कत, रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी मतलब एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होने लगेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा एनर्जी बने तो ज्यादा रेस्पिरेशन कराना पड़ेगा, और ज्यादा रेस्पिरेशन कराने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ेगी, एंड ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमें रोकना है लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्लड के मिक्सिंग को। ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को यूज कर सकता है किसके लिए, किसके लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ऐसे एनिमल्स बेटा जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बर्ड्स एंड मैमल्स को क्या नाम दिया गया है, बर्ड्स एंड मैमल्स कैसे एनिमल्स हैं, वेरी गुड बेटा, ऐसे एनिमल्स जो क्या कर सकते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स की भी खासियत यही है बेटा कि उनके हार्ट के अंदर कितने चेम्बर हैं, उनके हार्ट के अंदर 4 चेम्बर हैं। तो हार्ट का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता, इस एनर्जी की मदद से वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है,
सेपरेशन ऑफ द हार्ट किसकी मदद से, सेप्टम की मदद से। मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, मिक्सिंग ना होने की वजह से ऑक्सीजन का एफिशिएंट सप्लाई होता है। एफिशिएंट सप्लाई होने के कारण क्या है, ज्यादा एनर्जी बनती है, और वो ज्यादा एनर्जी बर्ड्स और मैमल्स यूज करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आपके सैंपल पेपर में आया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर जो है बेटा लीव्स यूज करती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, बट बेटा हम लीव्स को पानी देने के बजाय हम हमेशा पानी देते हैं जब पौधों को, तो हमेशा हम सॉइल में डालते हैं। ठीक है, अब ये पानी हमने जो सॉइल में डाला है ये कैसे रीच करता है, कैसे पहुंचता है लीव्स तक, बताओ। क्या रूट्स करते हैं, वहां से क्या होता है, टिश्यू होता है जिसका नाम है जाइलम। जाइलम रूट, स्टेम एंड लीव्स हर जगह प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जाइलम की मदद से वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बने होते हैं। अब होता क्या है बेटा, जाइलम की मदद से क्या होता है, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। बट इसकी मदद कौन करता है, इसकी मदद करते हैं दो फोर्स। एक फोर्स का नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल और एक फोर्स का नाम है रूट प्रेशर। ठीक है, एक का नाम है रूट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं वाक्य। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक फोर्स का नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल। जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है तब ये फोर्स लगता है और ये पानी को ऊपर खींचने में मदद करता है। जब रूट के अंदर पानी भरता है तो रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। इन दोनों फोर्स की मदद से क्या होता है बेटा, पानी की अपवर्ड मूवमेंट कराई जाती है। दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा होता है, रात के टाइम पे कम होता है। रूट प्रेशर रात के टाइम पे ज्यादा होता है, दिन के टाइम पे कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा सी होती है किडनी के अंदर। फटाफट से ये वाला पार्ट देख लेते हैं बेटा। एक्सक्रीशन क्या है बेटा, जब हम हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। मुझे जल्दी से बताएंगे बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जब हम अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड के रिमूवल की बात करते हैं, सो व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस, व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस होता है, तो उसके दौरान कुछ वेस्ट बनता है। ये वेस्ट हमारा सेल अपने पास नहीं रखता, उस वेस्ट को निकाल के वो ब्लड के अंदर डाल देता है। ब्लड के अंदर जब हम इस वेस्ट को देखते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो हमें इस हार्मफुल वेस्ट को रिमूव करना पड़ेगा और इसी के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो है किडनी के अंदर, उनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस में क्या करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आपको इन पार्ट्स को लेबल करना है। यूरिन कौन फॉर्म करता है भाई, यूरिन का फॉर्मेशन करती है किडनी, तो किडनी को लेबल करना है आपको। किसको लेबल करना है, किडनी को लेबल करना है। एक लंबी सी ट्यूब जो क्या करती है, किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके आगे की तरफ लेके जाती है। किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पे बात हो रही है यूरेटर की। ठीक है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है बेटा, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन है। चलो अब वो कह रहा है, देखो बेटा 2020 15 14 है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाई इज देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। भाई किसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है, जल्दी से बताओ। एयर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए ज्यादा सांस उनको लेना पड़ता है, ब्रीदिंग रेट फास्ट है। डायग्राम हमने बना दिया, ट्रेकिया जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, लंग्स, डायफ्राम एंड अल्वियोलर सैक को हमने लेबल कर दिया। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जब लंग्स से निकलकर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक जाता है, आपको उसका सीक्वेंस बताना है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अगर हमारे सिस्टम हो गया, अगर ब्लड वेसल्स में बेटा मान लो कोई लीक डेवलप हो गया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। कि अगर हम बात करते हैं तो चलो पहले मैं तुमसे डिस्कस कर लूं, है ना, फिर हम बात हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे बच्चों की तरह अपनी भाषा में लिख कर आना है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस का क्या है बेटा, ये करेक्ट सीक्वेंस के पॉइंट से खून आना लगेगा, दिस विल स्टार्ट ब्लीडिंग, खून आने लगेगा, ब्लड क्या होगा बेटा, बाहर निकलने लग जाएगा। अगर यहाँ पे
अगर मैं चाहती हूँ कि खून रुक जाए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्लड को क्लॉट करना पड़ेगा। ब्लड को क्लॉट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर क्या हो गया बेटा, ब्लड वेसल में लीक डेवलप हो गया, ठीक है, तो उसका उसका कंसिक्वेंस क्या होगा भाई, उसका कंसिक्वेंस सोचो ये होगा कि देखो अगर यहाँ पे बेटा एक बहुत ही डीप कट लग गया, कोई बहुत ही बड़ा कट लग गया तो खून बाहर बहने लगेगा। अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो क्या होगा बेटा, ब्लड प्रेशर बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर बहुत स्लो डाउन हो गया तो ब्लड धीरे धीरे चलेगा, और ब्लड धीरे धीरे चलेगा तो बॉडी ऑर्गन्स तक धीरे धीरे ऑक्सीजन, धीरे धीरे फूड, धीरे धीरे सब चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सब क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम उसका इलाज, देखो बेटा अगर हमारे ब्लड वेसल में क्या हो गया, कोई लीक डेवलप हो गया तो ब्लड लॉस होगा, पहला पॉइंट। ब्लड लॉस होने की वजह से क्या रिड्यूस होगा, हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा। ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाएगी हमारे सर्कुलेशन की, सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंजरी पे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, प्लग मतलब वहां पे सील कर देते हैं उस पार्ट को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। समझ आ गया क्या क्वेश्चन था पीछे वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ब्लड के दो कंपोनेंट्स बता दो, ब्लड के दो कंपोनेंट्स हो गए बेटा, हमारा प्लाज्मा और हमारी ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आपको बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मूवमेंट ट्रेस करनी है बेटा, अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फंक्शन बताना है बेटा वॉल्स का, वॉल्स क्या करते हैं, जल्दी बताओ, वॉल्स क्या करते हैं, वॉल्स हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वापस ना भाग जाए हमारा ब्लड, तो उसको प्रिवेंट करती हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। आपको एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है किसके बीच में, आर्टरी एंड वेन के बीच में। अब बेटा तुम प्लीज, है ना, मनी तो तुम्हारी भैंस पानी में चली जाएगी, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है, ये नहीं कि ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक अवे फ्रॉम द हार्ट, हाँ टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये वाला आंसर नहीं लिखना, ये वाला आंसर नहीं लिखना, नहीं होते, वेन्स में वॉल्व होते हैं। आप ये बताओ कि इसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, इसकी थिन होती हैं, स्ट्रक्चर का डिफरेंस बताना है, थिन वॉल, थिक वॉल बता सकते हो, वॉल्व का प्रेजेंस एंड एब्सेंस बता सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, आंसर तुमने भरपूर तरीके से बढ़िया आंसर किया है बेटा। ये सब अभी हमने डिस्कस किया, मैं साइड हो रही हूँ भाई, तुम्हारा मन हो, इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीज मैंने बता दी है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको एक डायग्राम बनाना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें कि आपको गॉल ब्लैडर, पैनक्रिया, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को लेबल करना है। 2020 में क्वेश्चन भी आया है। और फिर आपको बताना है दो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में क्यों होता है। हा, बहुत इजी क्लास आने वाली है, जिसमें मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी कि तुम्हारे बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, है ना, हाथ से बना के बताऊंगी कि भाई ये वाला डायग्राम ऐसे बनेगा, ये वाला बनेगा। बट आज की क्लास वो नहीं है, आज की क्लास है अबाउट क्वेश्चंस। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चंस टुडे। तो यानी कि ये बात हमें यहाँ से क्लियर हो गई है कि डाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे एएनआर में आए, चाहे सब्जेक्टिव में आए, चाहे डायग्राम में आए, पेपर में आएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे पूछा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, विलाय के बारे में घुमा फिरा के क्वेश्चन। तो आप ये बताओगे इंटेस्टाइन में इसलिए होता है क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाय लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब उनके अंदर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां से फूड डायरेक्टली ब्लड में जाता है और ब्लड पूरी बॉडी में फिर उस फूड को पहुंचा देता है। समझे? चलो भाई आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ो। कब तक इन वॉट्स के चक्कर में फंसे रहोगे भाई? तो मैं एक बात समझाती हूँ बहुत ही अच्छी, ठीक है बेटा, आज के टाइम पे ना जीवन में सफल वही इंसान है जो खुद के ऊपर फोकस कर रहा है, इसका नाम, ठीक है, और फिर आपको
टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बताना है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जिस प्रोसेस से बेटा वो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फिर आपको बेटा क्या करना है, केमिकल इक्वेशन बतानी है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन बतानी है, ठीक है, और फिर आपको इवेंट्स बताने हैं। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है यार, ये है हलवा क्वेश्चन, है ना। उड़ान ओपी कर दो एक बारी, उड़ान के बच्चे हो तो उन्हें पता है व्हाट इज हलवा क्वेश्चन, है ना। बहुत सबको पता है यहाँ पे, अगर उड़ान के बच्चे हो तो हलवा क्वेश्चन किसको बोलती हूँ मैं, हलवा क्वेश्चन है यार। इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन का नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, खाना बनाते हैं, किसकी मदद से, CO2, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, है ना, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है इन द क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। लाइट का एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन होने के बाद लाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन चली गई एटमॉस्फेयर में, ये हाइड्रोजन कहता है प्लीज हमारे साथ बॉन्ड बना लो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन निकल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसी ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ में हो उसको बोलते हैं ना एडिशन होना, किसका, हाइड्रोजन का। जब किसी भी चीज पे मैं हाइड्रोजन जोड़ देती हूं तो उसको क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी, केमिस्ट्री पढ़ी है ना तुमने, बताओ मुझे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब वेरी गुड, रिडक्शन। तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलती है वाटर का मॉलिक्यूल टूटने पे, वो जब CO2 पे जाके ऐड होगी तो मैं इसको क्या बोलूंगी, रिडक्शन बोलूंगी, वेरी गुड। तो यहाँ की हाइड्रोजन निकल के बेटा वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, ऑक्सीजन अलग हो गई, ऑक्सीजन निकल गई एटमॉस्फेयर में, ये हाइड्रोजन जाके CO2 पे ऐड हो गया, तो CO2 का रिडक्शन हो गया। ये 3 पॉइंट्स हो गए फोटोसिंथेसिस के। हलवा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन देखेंगे। अब वो ये कह रहा है कि आपको स्टेप बताने हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के बाय द प्लांट। देखो एक बात बताओ मुझे, कोई फर्क है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे बस डायरेक्टली उसने पूछ लिया फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, यहाँ पे उसने घुमा फिरा के पूछा, यहाँ पे उसने घुमा फिरा के तो पूछा, उसने कहा कि बताओ ग्लूकोज का सिंथेसिस कैसे होता है प्लांट के अंदर, आपको स्टेप बताने हैं। भाई ग्लूकोज का सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस से होता है, यानी कि वो आपसे घुमा फिरा के फोटोसिंथेसिस के स्टेप पूछ रहा है। पीछे पढ़े कि नहीं पढ़े, सेम चीज है ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। अब ये अच्छी चीज है। अब वो ये कह रहा है कि डेजर्ट प्लांट के अंदर ऐसा क्या स्पेशल फीचर है। देखो भाई, डेजर्ट प्लांट के अंदर स्पेशल फीचर ये होता है कि डेजर्ट प्लांट अपना जो स्टोमेटा है वो दिन में बंद रखते हैं। क्यों, गर्मी बहुत है भाई, मर जाओगे, इतनी गर्मी है डेजर्ट में। अब डेजर्ट की गर्मी में अगर उसने बेटा दिन के टाइम पे अपना स्टोमेटा खोल दिया तो पानी इवेपोरेट होकर सारा उड़ जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। तो क्या करता है डेजर्ट प्लांट, कहता है कि मैं तो नहीं खोल रहा अपने स्टोमेटा दिन के टाइम पे, मैं तो रात के टाइम पे अपना स्टोमेटा खोलूंगा। तो बेटा इतना लिख कर आओगे ना कि पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है, तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा कि स्टोमेटा के अंदर करता है। ट्रिप्सिन लिख कर आओगे ना सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन, बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लिख के आना पड़ेगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बट मैम ये तो पेनक्रिया में होता है। अरे भाई पेनक्रियाटिक जूस बनता पेनक्रिया में है, बट प्रोटीन को तोड़ता वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, याद रखना। आगे चले, आगे चले, चलो भाई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे